दोस्तों नमस्कार। सिलेबस की चर्चा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके राजस्थान प्रशासनिक सेवा मुख्य परीक्षा के सिलेबस में विश्व इतिहास के कुछ टॉपिक शामिल किए गए हैं। उनमें से 2 टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे कि वो आपको क्यों पढ़ने चाहिए, उनकी क्या रेलेवेंसी है, और ये चर्चा सुनने के बाद जब आप फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति और औद्योगिक क्रांति को पढ़ेंगे तो आप एक नए दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे, ज़्यादा याद रख पाएंगे और परीक्षा में आपकी अभिव्यक्ति कौशल में निश्चित रूप से सुधार होगा। दोस्तों एक बात मैं आपको कहना चाह रहा था, कल मुझे कोई सजेस्ट कर रहा था कि आप अपने कंटेंट में थोड़े विजुअल्स डालिए, थोड़े इफेक्ट्स डालिए, इससे कंटेंट आकर्षक लगता है, ज़्यादा लोग आपके चैनल को देखते हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर बनते हैं। लेकिन मैंने जब विचार किया, सोचा, तब मुझे ये पता चला कि अगर विजुअल्स ज़्यादा होंगे, मैंने कई वीडियो देखे यूट्यूब पे, अगर किसी चर्चा में, परिचर्चा में ज़्यादा विजुअल्स होते हैं या ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं तो वो आकर्षक तो लगता है, लेकिन पहली बात वो हमारी एकाग्रता को कमजोर कर देता है और हमारा आधा फोकस उन विजुअल्स और इफेक्ट्स पे चला जाता है। तो चर्चा को हमारे ध्यान से सुनने की जो मनोवृत्ति है, ध्यान जो एकाग्रता है, उसमें कमी आती है। आप 70 और 80 के दशक के जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट का मतलब जो जिन लोगों ने उस दशक में जन्म लिया है, उन लोगों ने कमेंट्री जरूर सुनी होगी रेडियो पे कमेंट्री सुनने के दौरान आप लोगों में जो उस समय जिन्होंने कमेंट्री सुनी है, उन लोगों से आप पूछना कि उस समय जो उनकी कंसंट्रेशन और एकाग्रता रहती थी रेडियो की से निकलने वाली आवाज पर, उतनी क्या इस समय जब वो टेलीविजन चैनल पे क्रिकेट का मैच देखते हैं तब रहती है, हॉकी का मैच देखते हैं तब रहती है। दूसरा, इमेजेस और विजुअल्स और इफेक्ट्स, ये डालने से दूसरा नुकसान ये होता है कि इससे हमारी विजुअलाइजेशन की पावर कमजोर हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति कोई वर्ड बोलता है, उस वर्ड को सुनते ही अगर वैसा चित्र हमारे सामने नहीं है तो हमारा मस्तिष्क खुद वैसा विजुअलाइज करने की कोशिश करता है। हमारे मस्तिष्क में वो स्वयं ऐसी प्रतिकृति या आकार की रचना करता है। उस आकार की रचना करने के दौरान आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स, विज्ञान की किताब में ये बात लिखी हुई है कि जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स इंटरेक्ट करते हैं वो ज़्यादा इंटरकनेक्ट होते हैं, और जितने न्यूरॉन्स का इंटरकनेक्शन बढ़ जाता है आपकी मानसिक कुशलता, बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है। तो आते हैं फिर रिवॉल्यूशन पे। रिवॉल्यूशन क्या है? बड़े विचारक, समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्री, इतिहासकार ये कहते हैं कि समाज में व्यापक स्तर पर अचानक आया हुआ ऐसा कोई परिवर्तन जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना को तुरंत व्यापक स्तर पर परिवर्तित कर देता है और जिसका प्रभाव सदियों तक दिखाई देता है, उसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है। आपके सिलेबस में 3 रिवॉल्यूशंस हैं, 3 क्रांतियां हैं, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। मैंने कुछ शब्द लिख रखे हैं, आप ये चर्चा को पॉज करके इनको देख सकते हैं। इन्हीं के आधार पर हम चर्चा करेंगे। हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, हम फ्रांस की क्रांति नहीं पढ़ रहे हैं। फ्रांस की क्रांति, बेसिकली फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी बेसिक नीड्स से। लोग डिप्राइव्ड थे, डिप्रीवेशन का शिकार थे। किसी को खाने के लिए रोटी नहीं थी, कोई कुछ कहने से वंचित कर दिया गया था, किसी के पास पैसा था लेकिन सम्मान नहीं था। इन्हीं वंचनाओं का शिकार होकर वहां की जनता ने इकट्ठा होकर और वहां का जो राजा था उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और राजा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस क्रांति जो डेप्रीविएशन से, वंचना से शुरू हुई थी, ये लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी पर आकर खत्म हुई। इसने हमें बताया कि स्वतंत्रता का क्या मूल्य है। आज देख रहे हैं आप, हम विविध प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करते हैं। इसने हमें बताया कि समाज में समानता का क्या महत्व है, समाज में समता का क्या महत्व है। हमें किसी के साथ ना असमानतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए और हमें प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा ये करना चाहिए कि जनता में समता स्थापित हो।
तीसरा इसने बात की फ्रेटर्निटी की, कि लोगों में अगर आपसी बंधुता भाईचारा होगा तो वो राष्ट्र ज्यादा प्रगति करता है, वो ज्यादा विकास करता है, वहां की जनता ज्यादा खुशहाल रहती है। दोस्तों, इसी फ्रांस की क्रांति ने हमें ये बताया कि शक्ति या सत्ता का बेसिकली सोर्स क्या है। इसने हमें समझाया और प्रदर्शित भी किया। रूसों के विचारों से प्रेरणा लेकर वहां के विचारकों ने, जनता ने, शिक्षित लोगों ने और प्रोफेशनल्स ने मिलकर राजा के समक्ष ये बात रखी कि सत्ता आपके पास नहीं है, सत्ता का सोर्स जनता है, और जनता ने कह दिया है कि अब हम अपनी डेलीगेट की, ऊपर की तरफ डेलीगेट की हुई ताकत को वापस छीनते हैं और किसी दूसरे को देंगे। क्यों? क्योंकि आप ना तो हमें स्वतंत्रता उपलब्ध करवा पाए, ना हम हमें समता ला पाए, और ना हमारे भाईचारे को आपने खत्म कर दिया। एक ही झटके में वहां के राजा को अपना सिंहासन छोड़कर भाग जाना पड़ा। इसी ने हमें बताया, इसी क्रांति ने, कि जो शक्ति है, वेरियस प्रकार की जो पॉलिटिकल, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, ये पावर्स हैं, इनमें सेपरेशन होना बहुत जरूरी है। अगर इनको एक जगह इकट्ठा कर दोगे, एक ही संस्था है, एक ही व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की सारी अगर आप अथॉरिटी दे दोगे तो ऑटोक्रेसी आने में देर नहीं लगेगी। इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने समझाया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या रोल है जीवन में। आप किसी को वैचारिक स्वतंत्रता देते हैं, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता देते हैं किसी भी रूप में, वो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, उसको सशक्त बनाता है, उसके मनोबल में वृद्धि करता है। ये हमें सिखाया फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने। वोल्टेयर का कथन आपने जरूर सुना होगा, हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हो पाऊं, फिर भी विचार प्रकट करने की आपकी स्वतंत्रता की अधिकार की रक्षा करूंगा। ये प्रसिद्ध फ्रेंच चिंतक या विचारक ने कहा था। ये फ्रांस की क्रांति ने वास्तविक जीवन में स्थापित करने का प्रयास किया। दोस्तों, आपके सिलेबस में फ्रांस की क्रांति को शामिल करने का बेसिक पर्पज ये है कि लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, बेसिक नीड्स, एक प्रशासक को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी चीजें सोसाइटी में आप इनपुट नहीं दोगे तो सोसाइटी में रिवोल्ट होने में ज्यादा देर नहीं लगती। दूसरी रिवॉल्यूशन है अमेरिकन। अमेरिकन रिवॉल्यूशन कोई बेसिक नीड्स से स्टार्ट नहीं हुई, ना वहां के लोग किसी डेप्रिविएशन का शिकार थे जिन्होंने इस रिवॉल्यूशन के जो लीडर थे उन लोगों को चाहिए था एस्टीम और आइडेंटिटी। बहुत पैसे वाले लोग थे। जिन लोगों ने क्रांति की, सारे यूरोपियन मूल के थे, बड़े बिजनेसमैन या बड़े फार्मर्स थे या बड़े प्रोफेशनल्स थे। फिर भी उन्होंने क्यों किया? उनको वो एस्टीम, वो सम्मान और वो पहचान नहीं मिल रही थी जो यूरोप में रहने वाले लोगों को मिली हुई थी। इसलिए उन्होंने अपने मातृ देश इंग्लैंड के खिलाफ भयानक विद्रोह किया और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वयं का निर्माण कर लिया। इसी अमेरिका की क्रांति ने इस विश्व को एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर दिया, एक नई राजनीतिक व्यवस्था। इसने समझाया कि गणतंत्र क्या होता है, इसने बताया कि नागरिकता का अर्थ क्या है। इसलिए ये अमेरिका की क्रांति को पढ़ना हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी ने हमें समझाया कि एक क्रांति के बाद अगर लोग मिलकर प्रयास करें तो आर्थिक प्रगति लाने में ज्यादा देर नहीं लगती। इसी क्रांति ने हमें यह समझाया कि साइंटिफिक टेम्परामेंट अगर आप में है तो वैज्ञानिक विकास करने के लिए आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी क्रांति ने हमें यह समझाया कि जो सांस्कृतिक विविधता है उसको स्वीकार करने में, अडॉप्ट करने में, उसको प्रश्रय देने में किसी देश का बहुत ज्यादा विकास संभव है। अमेरिका इस विश्व में शायद कुछ ऐसे देश हैं जहां की सांस्कृतिक विविधता हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा सांस्कृतिक रूप से विविध देश है, इसीलिए शायद सबसे संपन्न भी। तो ये जो चीजें हैं प्रशासक के जीवन में, ऐसी चीजें आपके डे टू डे जो प्रोफेशनल कैरियर है उसमें आपको इन चीजों का अगर आपने पहले से थोड़ा अध्ययन किया है तो पहली बात तो है कि सिलेबस को ढंग से पढ़ोगे तो आप जब किताब में इन क्रांतियों को पढ़ोगे तो आप बेटर तरीके से पढ़ोगे, नई दृष्टि के साथ पढ़ोगे। आपको नीरसता और एकरसता का एहसास नहीं होगा, आनंद लेकर पढ़ोगे। इससे आपकी
याद जल्दी होगा आपको, आप परीक्षा में अच्छे तरीके से लिखोगे और आपको रुचिकर लगेगा। तीसरी क्रांति है औद्योगिक क्रांति। दोस्तों, औद्योगिक क्रांति के पीछे ना तो एस्टीम और आइडेंटिटी कोई कारण था, ना बेसिक नीड और डेप्रीविएशन कोई कारण था। यहां कारण था एम्बिशन। पुनर्जागरण के पश्चात आपका धर्म सुधार आंदोलन, उससे पैदा हुई वैज्ञानिक चेतना, तार्किकता और मानवीयता या मानववाद जिसको कहते हैं, यानी यही दुनिया सब कुछ है, सब कुछ यही आनंद है। इसी एम्बिशन के आधार पर स्टार्ट हुई औद्योगिक क्रांति। यूरोप के लोगों ने यह सोचा कि अगर हम कुछ ऐसा करें कि हम समृद्ध हो जाएं। उनको क्या चाहिए था? प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पर बनने की जो उनकी महत्वाकांक्षा थी, उसी प्रोस्पर बनने की महत्वाकांक्षा ने जन्म दिया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने पूरी दुनिया में अपना प्रभाव जमाया, आज भी आप देख रहे हैं। लेकिन इसने प्रोस्पेरिटी के साथ यूरोप में भी और संपूर्ण विश्व में पॉवर्टी को भी जन्म दिया। यूरोप में दो वर्ग बन गए, एक अमीर, एक गरीब। गरीब लोगों का जीवन इतना दयनीय हो गया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कुछ लोगों के पास इतनी ज्यादा प्रोस्पेरिटी हो गई कि उनको अब लगने लगा कि वो यूरोप तक सीमित रहने में, उनको ऐसे लगने लग गया कि कहीं कुछ छूट गया है। तो सारे देश, जिसके पास जितने संसाधन थे, जिसके पास जितनी सैनिक शक्ति थी, वो लेकर पूरे विश्व की तरफ निकल पड़े और इसी प्रोस्पेरिटी ने जन्म दिया कॉलोनाइजेशन को। पूरे विश्व में यूरोपियन लोगों ने अपनी कॉलोनियां बसाई और संपूर्ण विश्व का इस तरीके से आर्थिक शोषण किया कि बहुत सारा विश्व का, अफ्रीका और एशिया का तो और साउथ अमेरिका का बहुत सारा ऐसा पार्ट था जिसके आर्थिक संसाधनों पे पूरा अधिकार कर लिया और सारा जो वेल्थ थी वो ड्रेन हो गई यूरोप की तरफ। इसी कॉलोनाइजेशन का अगला जो चरण आया वो आया एम्पायर्स, इंपीरियलिज्म। यानी पहले वो आर्थिक रूप से प्रभाव जमाना चाह रहे थे, लेकिन जब उनको ये लगा कि बिना राजनीतिक सत्ता के हो सकता है कि हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें रुकावट आ जाए, तो अपने आर्थिक शोषण को बनाए रखने के लिए उन्होंने विश्व के बहुत सारे हिस्से पर राजनीतिक अधिकार कर लिया, जिसको साम्राज्यवाद की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, आज की चर्चा में इतना ही। मेरा आपसे अनुरोध है कि इतिहास को जब भी पढ़ें, आप डिफरेंट तरीके से पढ़ें, अलग तरीके से पढ़ें। अलग तरीके से पढ़ने का फायदा यह है कि आपको उसमें एक रस्ता का एहसास नहीं होगा। अगर संभव हो तो युवाओं के साथ ये अपनी परिचर्चा शेयर करना, उनको इसकी जरूरत भी है और उनके लिए लाभदायक भी है। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं।